हाय स्टूडेंट्स, केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो है हमारा फिनोल। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के लिए फिनोल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में अच्छे से समझकर चलेंगे। ठीक है, फिनोल पर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस सबको मैं कवर करा के चलूंगा। चलिए भाई, तो सबसे पहली बात मैं करता हूं आपसे, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है बेटे, क्योंकि फिनोल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक दिस, फिनोल जो होता है हमारा, इसका सूत्र होता है हमारा C6H5OH। ठीक है, और यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं इसकी, तो हमारी स्ट्रक्चर इसकी आएगी बॉन्ड OH। ठीक है, आप लोग इसमें रिंग भी लगा सकते हैं या फिर बॉन्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेंजीन के अंदर। क्वेश्चन मैं बता दूं आपसे, या तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि फिनोल के बनाने की विधि एवं इसके रासायनिक गुण दीजिए, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिनोल क्या है। ठीक है, फिनोल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का वर्णन करो। ठीक है, ये कैसे प्राप्त करेंगे, फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल, फिनोल से सैलिसिल एल्डिहाइड, या फिर क्यूमीन से फिनोल, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है क्या होता है जब फिनोल की क्रिया किसके साथ कराते हैं भैया, NaOH के साथ कराते हैं, फिनोल का ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक है, फिनोल का नाइट्रीकरण कराते हैं, ऐसे पूछ सकता है। या फिर क्वेश्चन में पूछ सकता है निम्न पर टिप्पणी करो, और उस टिप्पणी में आपको फिनोल से 2-3 क्वेश्चन दे देगा, जैसे लाइक दिस राइमर्टीमैन, ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ सकता है फिनोल से, और ये मेरी गारंटी है कि फिनोल से क्वेश्चन लाजमी आपको लगेगा ही लगेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फिनोल की, कि फिनोल को हम लोग बनाएंगे कैसे, किन कंपाउंडों से हम फिनोल को बनाएंगे। यहां पर एक बात और मैं बता दूं, फिनोल को कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि फिनोल का जो करैक्टर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। मतलब फिनोल का अम्लीय लक्षण होने के कारण इसको कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात आती है फिनोल के बनाने की विधि। बनाने की विधि, ठीक है बेटे। तो आप लोग फिनोल को कैसे बनाएंगे, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में ये कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो कैसे आप सोल्व करेंगे इसको मैं बिल्कुल बता के चलूंगा। बहुत बच्चों की समस्याएं होती है, सर फिनोल के बनाने की विधि रासायनिक गुण, या फिर किसी और कंपाउंड के ऑर्गेनिक की बनाने की विधि और रासायनिक गुण आ जाए तो कितनी रासायनिक अभिक्रियाएं करनी है, क्योंकि किताब में तो लगभग 10-15 रिएक्शन देके रखता है। तो क्या पेपर में सारी करनी जरूरी है? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कितनी आप कर सकते हो वो मैं आपको बता के चलूंगा। ठीक है ना, बहुत बच्चों की समस्या होती है जी क्वेश्चन तो बहुत लंबा होता है मगर करें कितना बड़ा, उसको मैं अभी बता के चलूंगा आपको। तो बनाने की विधि में नंबर 1 मैं विधि अगर आपको बता दूं, ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में बता के चलूंगा आपको। नंबर 1 हम लोग इसे बनाएंगे किससे भैया, क्लोरोबेंजीन से। किससे बनाएंगे बेटे, क्लोरो बेंजीन के जल अपघटन से। ठीक है भाई, तो क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन मतलब HOH नहीं लेंगे, क्योंकि हम हाइड्रोलाइसिस NaOH के साथ भी कर सकते हैं, HOH के साथ भी कर सकते हैं। तो हमारा ये क्लोरोबेंजीन है, जो बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगाया है, यहाँ पर Cl लगाया है, और इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ। और साथ में हम लोग क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर लगभग 600 चलेंगे और 300 ATM दाब लेके चलेंगे। ठीक है, और साथ में हम लेके चलेंगे यहाँ पर अम्लीय माध्यम, क्योंकि अम्लीय माध्यम में मैं इसको डायरेक्ट करा रहा हूं रिएक्शन को एक साथ ही, तो डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, यहां से फिनोल बनेगा। क्या बनेगा भैया, हमारा फिनोल, क्योंकि NaCl के रूप में हो जाएगा। हम इसको रिएक्शन होती है कैसे भाई, पहले Na आएगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा, हमारा OH ग्रुप आएगा। ठीक है, चलिए, तो आगे मैं बात करता हूं नंबर 2 विधि की। सेकंड मेथड इसका आता है जो इंडस्ट्रियल मेथड है, और वो है हमारा क्यूमीन। क्या है भैया, क्यूमीन से।
किससे बेटे? क्यूमीन से बनाएंगे हम लोग। और क्यूमीन से बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है। बेटे क्यूमीन का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग बेंजीन जानते हैं ना, बेंजीन के ऊपर क्या लाना है आपको, यहाँ CH और इधर ले जाना CH3 और इधर ले जाना CH3। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया भैया क्यूमीन का। ठीक है, क्यूमीन को वायु के द्वारा क्या कराएंगे, हम इसको ऑक्सीकृत कराएंगे। तो जैसे ही हम इसको ऑक्सीकृत कराएंगे तो हमारा बेंजीन परमाणु यहां पर C के साथ, यहां पर O बॉन्ड H इस तरह से हमारा अटैच हो जाएगा। वायु यहां पर क्या होगी, हमारी पेरोक्साइड बना रही है, इसका नाम बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है बेटे, इसको जलीय माध्यम में अपघटित कर देंगे हम लोग। अब जैसे ही इसको अपघटित करेंगे तो यहां से बॉन्ड देखना कहां से टूटेगा भैया, बॉन्ड हमारा यहां से टूटता हुआ और ये ठीक है बेटे। तो ये इतना हमारा कंपाउंड बाहर चला जाएगा और हमारा बन जाएगा फिनोल। क्या बन जाएगा बेटे? फिनोल। और CH3 COCH3 यहां से रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा मतलब। ठीक है, जिसको हम पृथक कर लेंगे। ठीक है, अलग कर लेंगे। ओके, दूसरी, उसके बाद तीसरी विधि जो हमारी आ जाती है, किससे बना सकते हैं हम लोग इसको? BDC। ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको BDC बोलता हूं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन से। ठीक है बेटे, अब ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहां से प्राप्त होता है? ध्यान देना, VDC को डाइएजोटीकरण द्वारा, डाइएजोटीकरण समझते हैं, HNO3 प्लस सॉरी डाइएजोटीकरण समझते हैं। तो डाइएजोटीकरण में हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन की अभिक्रिया, ठीक है, HNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं या NNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं, तो वहां पर हमारा वहां से BDC प्राप्त होता है। ठीक है, तो सीधा मैं डायरेक्ट लेके चलता हूं ताकि आपको आसानी रहे पेपर में इस क्वेश्चन को करने की। तो BDC क्या हो गया हमारा, यहां पर N2Cl प्लस माइनस लगाएंगे और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे HOH के साथ। और जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां से N2HCl रिमूव हो जाएगा ये वाला, और ये OH कहां जाएगा, बेंजीन रिंग पर आ जाएगा इस तरह से, और ये बन जाएगा हमारा फिनोल प्लस N2 और HCl। तो बन गया। इस प्रकार से और भी विधियां हैं इसके बनाने की। हम लाइक दिस किससे बना सकते हैं इसको भैया? बेंजीन से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं भैया? बेंजीन से। ठीक है, बेंजीन का सल्फोनीकरण करेंगे। ठीक है, लेकिन पेपर में इतनी सारी विधि नहीं करके आनी है, मात्र आपको क्या करना है, अगर वो बनाने की विधि पूछता है तो 2 पूछेगा आपसे, या फिर कभी कभी 1 ही पूछता है। तो मैंने तो आपको 3 बता दी है, तो बिल्कुल आसान है। तो हमारी ध्यान देने वाली बात यही है कि हमें वहां पर ज्यादा नहीं करनी है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 1 2 3 कर देना है। ठीक है, अगर 3 भी नहीं करते तो आप 2 कर सकते हैं, कोई भी 2 कर सकते हैं जो से तुम्हें इजी लगती है। ठीक है, कंफर्म। बेंजीन से हम इसको बना सकते हैं, बट हम छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं है। यदि बनाना चाहें तो हम इसको बना भी सकते हैं। बेंजीन से कैसे बनाएंगे भाई, देख लेते हैं। बेंजीन का हम सल्फोनीकरण करेंगे पहले H2SO4 के साथ, लेकिन यहाँ पर जो H2SO4 लेंगे हम कंसंट्रेट लेंगे, और किसकी प्रेजेंट में लेंगे भैया? H2SO4 की में। या पर हम यहाँ पर ओलियम भी ले सकते हैं। ओलियम सल्फ्यूरिक अम्ल की प्योर स्टेट होती है, जिसके हाइड्रोलाइसिस से ही सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो हमारा बेंजो सल्फोनिक एसिड बनेगा यहाँ से SO3H। ठीक है बेटे, इसी क्रिया हम किससे कराने वाले हैं? NaOH से। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पर, H2 रिमूव हो जाएगा और हमारा आ जाएगा SO3Na प्लस माइनस। फिर से पुनः हमने इसकी क्रिया NaOH से कराई है, तो जैसे ही पुनः हम NaOH से कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा भैया? ONa प्लस माइनस। ठीक है ना, क्योंकि यहां से हमारा रिमूव होने वाला है माइनस NaHSO3। जो चीज बाहर निकलती है उसको अगर स्टेप कई में रिएक्शन हमारी हो रही है तो माइनस करके तीर के नीचे या एरो के नीचे रख देते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर इसका हम क्या कर देंगे, तो हम इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे भैया? अम्ल के साथ कराएंगे, और अम्ल से कराने पर हमारा क्या बन जाएगा? वापस फिनोल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? फिनोल। ओके, तो इस प्रकार से हम बेंजीन से भी इसे बना सकते हैं। तो पेपर में आपको क्या करना है भैया? केवल 2 विधि करनी है। ठीक है, इसके लिए आपको ये नहीं है कि आप लाइन लगा दें। ठीक है, जरूरी नहीं है। चलिए उसके बाद मैं बात कर लेता हूं किसकी भैया? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, भौतिक गुण। अब भौतिक गुण कॉमन मुझे लिखना नहीं है, यहां पर सिर्फ आपको बताना है।
भौतिक गुण की अगर मैं बात करूं तो फिनोल जो होता है भैया सर्दी के मौसम में क्रिस्टलीय ठोस होता है, कलरलेस मतलब रंगहीन, लेकिन गर्मियों में ये लिक्विड की तरह होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन वायु के संपर्क में आकर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं किसकी, फिनोल का जो करेक्टर होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, इसलिए इसको कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना भी जाता है। और ध्यान देना, जल में क्या होता है, ये अल्प विलय होता है। क्या होता है, जल में ये अल्प विलय होता है, मतलब कम घुलता है। दूसरी बात मैं कह दूं आपको कि जो फिनोल है इसके क्वथनांक जो होते हैं समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले क्लोरोबेंजीन, बेंजीन आदि से क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर किसकी भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसके। ठीक है, तो सबसे पहला रासायनिक गुण हमारा क्या आता है, अच्छे किस किसके साथ अभिक्रिया दे सकता है। तो फिनोल में जो होता है लाइक दिस, यदि मैं बात करता हूं फिनोल की, तो बेटे फिनोल में एक तो होता है OH समूह, इसके कारण अभिक्रिया हो सकती है इसकी। एक होता है बेंजीन रिंग, इसके कारण इसकी अभिक्रिया हो सकती है। और कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों के कारण होती हैं। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो यदि मैं बात करता हूं ये कौन कौन सी अभिक्रिया दे सकता है, हमें जरूरत है कुछ रिएक्शन जो इंपोर्टेंट ज्यादा होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब तैयारी करते हैं ना, बार बार उन्हीं रिएक्शनों पे जाते हैं जो इजी भी है, पहले से पढ़ भी रखी है, नहीं भाई उन पर जाइए, टफ है। मैं कॉमन कह रहा हूं यहाँ पर, ये कौन कौन से रासायनिक गुण दे सकता है, लाइक दिस, ये PCl5 से रिएक्शन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। दूसरी, ये क्या कर सकता है भैया, इसका दहन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। तीसरा, हम लोग इसका क्या कर सकते हैं भैया, अपचयन कर सकते हैं भैया। इसका हम ऑक्सीकरण भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी भैया, इसका निर्जलीकरण कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, मगर जरूरत नहीं है, निर्जलीकरण भी इसका कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग और भी इसकी रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें कुछ मुख्य रिएक्शन पढ़नी है। और वो मुख्य रिएक्शन का सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने नहीं लिखी है वो इसका होता है एसिडिक करैक्टर, अम्लीय गुण। और वो अम्लीय गुण जो है उसके लिए ही हमें जानना है पहला टर्म्स। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है अम्लीय गुण। क्या है भैया, अम्लीय गुण मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी। तो मैं कह सकता हूं फिनोल मेरा एसिडिक करैक्टर का होता है। अगर एसिडिक करैक्टर का होता है तो ये धातु एवं क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। लाइक दिस, पहली रिएक्शन हमने लिखी सोडियम धातु से अभिक्रिया, किससे भैया, सोडियम धातु से अभिक्रिया। ठीक है, अब यहां से कॉमन क्लियर हो जाएगा, यदि ये सोडियम धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, लाइक दिस, ये हमारा फिनोल है। अच्छा एक बात और, बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है, उन्हें पता नहीं होता है कि रासायनिक गुण में हमें करना क्या होता है। भैया रासायनिक गुण में हमें जिस कंपाउंड को हम बनाकर आए हैं उसी की केमिकल प्रॉपर्टीज देनी होती है। बनाने की विधि में ये एरो से इधर बन के आता है और रासायनिक गुण में ये एरो के इधर होता है, ध्यान देना। तो सोडियम धातु से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भैया, ONA प्लस माइनस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर सोडियम ने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया है, तो सिंगल H तो निकलेगा नहीं, कभी भी H2 के रूप में निकलेगा, तो बैलेंस करने के लिए 2 2 2 या 2 लगा सकते हैं या फिर वहां पर हाफ लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका नाम बना भैया सोडियम फिनोक्साइड। क्या बना भैया, सोडियम फिनोक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनोक्साइड बना है हमारा, ये क्या है, एक सॉल्ट है, आई मीन लवण है। क्या है बेटे, ये लवण है। और किसके कारण आया है, धातु की फिनोल के साथ अभिक्रिया करने पर। तो आप लोग लिखना चाहे तो हिंदी कैसे लिख सकते हैं, फिनोल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, जो एक लवण है और किसको शो करता है, फिनोल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक नोट पॉइंट मैं और आपको बताने चलूं, यदि आपसे पूछ लिया जाए नोट में कि लाइक दिस, फिनोल और एल्कोहल, फिनोल एवं एल्कोहल दोनों की तुलना करा दे, एल्कोहल इन दोनों की तुलना करा दे, फिर क्या करोगे आप,
तुलना कराने के बाद पूछने लगे कि फिनोल ज्यादा अम्लीय है तो अल्कोहल ज्यादा अम्लीय है, तो ध्यान देना फिनोल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। उसका कारण यह है कि जो फिनोल है हमारा दूसरी रिएक्शन इसमें देने वाला है किसके साथ भैया, सेकंड रिएक्शन देने वाला है इसमें किसके साथ, NaH से अभिक्रिया, किससे भैया, NaH से अभिक्रिया। अब NaH क्या है भैया, कास्टिक सोडा है और ये ट्रिपल बेस होता है, और ट्रिपल बेस अल्कोहलों के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। किसके साथ रिएक्ट करेगा भैया, फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा। अगर मैं बात करूं फिनोल की क्रिया NaH से कराएंगे तो NaH से कराने पर क्या बनेगा, वही बनेगा जो ऊपर बना था बेटे, ONA प्लस माइनस, ठीक है। और रिमूव यहां से क्या करने वाला है, यहां से H परमाणु जा रहा है, और ये वो रिएक्शन है जिसमें O और H के बीच का बंध टूटता है, तो यहाँ का H और यहाँ का OH किसके रूप में रिमूव हो जाएगा, जल के रूप में रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये भी क्या बना है हमारा, सॉल्ट ही बना है, लवण बना है, और ये लवण कौन है, सोडियम फिनॉक्साइड है भैया। तो अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्या, फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर के लिए कभी कभी पूछ लेता है फिनोल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए, तो आप क्या लिख सकते हैं, फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि वो धातु या क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। इतना तो क्लियर हो गया। यदि कंपेयर कराता है फिनोल एवं अल्कोहल में कौन ज्यादा अम्लीय है, तो ध्यान रखना फिनोल एवं अल्कोहल में फिनोल ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि यदि मैं इन दोनों की बात करूं, फिनोल मेरा एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है, फिनोक्साइड आयन देता है, क्या देता है, फिनोक्साइड आयन, और प्रोटॉन मुक्त करता है। और यदि मैं अल्कोहल की बात करूं तो ये जलीय विलयन में एथोक्साइड देता है, O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है ना। अब कॉमन इन दोनों की बात हम करें तो फिनोक्साइड जो होता है इसमें बेंजीन रिंग होने के कारण ये जो माइनस चार्ज होता है ये इस पर क्या होता है भैया, विस्थानित होता है, मतलब इसके चारों तरफ घूम सकता है, लेकिन इस पे स्थानगत होता है, इससे ज्यादा अलग उससे अलग नहीं जा सकता। किसमें भैया, एथिल ऑक्साइड में या एथोक्साइड के अंदर, ठीक है। अब स्थानगत होने के कारण ये अनुनादी संरचना नहीं बना सकता, जबकि ये क्या बना सकता है, हमारा अनुनादी संरचना बना सकता है, अनुनादी संरचना बनाएगा। अब जितनी अनुनादी संरचना बनाएगा उसी के कारण क्या है, ये स्थायी है, और फिनोक्साइड स्थायी है, तो इसलिए कह सकते हैं हम क्या, फिनोल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। क्लियर। दूसरी बात और एक आ जाती है, हमारे पास दो प्रकार के समूह होते हैं, एक होते हैं हमारे EWG, ठीक है। अगर मैं EWG की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होते हैं ये, मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इनको हिंदी में कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हमारे कौन कौन से होते हैं, लाइक दिस NO2, जैसे CN COOH, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होते हैं। और हमारे एक होते हैं EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन दान करने वाले ना कहूं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप होते हैं। और वो कौन से होते हैं हमारे पास, लाइक दिस, जैसे मैथिल है, एथिल है, ठीक है ना, NH2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप होते हैं, ठीक है। चलिए, अब इनसे किस प्रकार से मेरे फिनोल पर इफेक्ट पड़ता है, देखो लाइक दिस, यदि मैं कहूं फिनोल में इस पोजीशन पर NO2 ग्रुप आ जाए और इस पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाए और ये फिनोल हो, ठीक है, इन दोनों की तीनों की कंपेयर कराने लगे, एग्जामिनर पूछ ले कि तीनों को क्या करेगा, एसिडिक करैक्टर में आप क्या करना है, आपको एसिडिक करैक्टर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है, लाइक दिस। तो याद रखना फिनोल, मैंने भी बताया ये क्या करते हैं, EWG क्या करते हैं, एसिडिक करैक्टर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एसिडिक करैक्टर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और ये डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो मेरा तीर का निशान बता रहा है, आकर्षित ग्रुप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और प्रतिकर्षी क्या करेंगे भैया, घटाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, कॉमन क्या है हमारे पास, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनको कैसे हम कवर करेंगे, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, अब लाइक दिस, इसमें तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप, इन दोनों के अंदर है, तो इन दोनों में भी कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, इसमें पैरा वाला। तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर जो होगा वो किसमें होगा भैया, पैरा वाले में, और उससे कम होगा हमारा ओर्था वाले में, और सबसे कम होगा फिनोल में। मतलब कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आने से क्या होता है भैया, अम्लता बढ़ जाती है, किसकी भैया,
फिनोल की, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण। क्या बात कर लेते हैं भैया, ऑक्सीकरण, ठीक है बेटे। तो ऑक्सीकरण जब हम करते हैं किसका, फिनोल का, ध्यान देना, फिनोल का ऑक्सीकरण करते समय ये ध्यान देना है हमको कि फिनोल का हम ऑक्सीकरण नवजात ऑक्सीजन लेंगे और ये किससे पैदा होगी, अम्लीय एसिडिक मैं बोल सकता हूं, किसके द्वारा भैया, Na2Cr2O7 ले लो या K2Cr2O7 से क्या होती है, ये रिलीज होती है नवजात ऑक्सीजन। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा जब मैं फिनोल का ऑक्सीडेशन करूंगा तो यहां पर क्या होता है, मुझे पता है कि हर कॉर्नर पर एक H छिपा है, लेकिन इसकी जस्ट पैरा पोजीशन जो होती है वो ज्यादा स्थायी होती है। तो यहां से ये H और एक ऑक्सीजन परमाणु, मैंने डबल लिए हैं, यहाँ का H और यहाँ का H, एक ऑक्सीजन परमाणु लेकर रिमूव होने वाले हैं जल के रूप में, और सिर्फ क्या बचेगा, ऊपर हमारा बेंजीन के साथ क्या है, ऊपर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस प्रकार से एक और नीचे बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर दो लिए हैं मैंने, और यहाँ पर अब हम रिंग नहीं लगा सकते क्योंकि बेंजीन में इन दोनों कार्बन परमाणु की चार चार वैलेंसी पूरी है, अधूरी है, तो इन दोनों की और इन दोनों की, तो इसका नाम बनता है भैया पैरा बेंजोक्विनोन। क्या बनता है, पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्विनोन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला टर्म हमारा आता है इसके साथ साथ अपचयन। अब अपचयन आप सोच रहे हैं हमने तो कभी इसका अपचयन किया नहीं है, बिल्कुल कर रखा है आपने। अपचयन कराते हैं हम इसका जिंक चूर्ण के साथ, या मैं कह सकता हूं आसवन, ठीक है ना। तो फिनोल का मैं किसके साथ अपचयन करा रहा हूं भैया, जिंक चूर्ण के साथ, और जब जिंक डस्ट के साथ मैं इसका आसवन कराता हूं, एक तरह से हम आसवन भी बोल सकते हैं इसको, तो आसवन कराता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या, सॉरी, हाइड्रोजन मेरा इसके अंदर चला जाएगा और ऑक्सीजन की यहां पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ZNO यहां से रिमूव हो जाएगा। अब आप कॉमन सोच रहे होंगे तो H कहां गया, क्योंकि बेटे यहां पर जो लिखा था ये C6H5OH था, ठीक है ना। अब यहां से O चला गया तो C के बेंजीन में कितने होते हैं, 6, H के भी 6 होते हैं, ठीक है ना। तो जब ये O चला जाएगा तो H किसके पास मिल जाएगा, इसके पास मिल जाएगा, और C के 6 के साथ H के भी 6 हो जाएंगे, ठीक है। अपचयन के साथ साथ हम एक इसका अपचयन इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक दिस, फिनोल की H2 के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम कराएं अगर, तो यहां पर प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होते हैं, एक एक C और साथ में H होता है। तो जब हम इसके अंदर एक एक H को बढ़ाएंगे तो हमारा जो ये बॉन्ड होता है ये खत्म हो जाएगा। ये गोले का मतलब होता है बेटे बॉन्ड, इस तरह से, ठीक है। तो जब हम अपचयन कराएंगे तो हर कॉर्नर पर एक एक H जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और एक 6, तो हमारे पास 3 दूनी 6 H जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर रिंग या गोला नहीं लगाएंगे और इसका नाम क्या बन जाएगा भैया, साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेनोल बोल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि OH ग्रुप के लिए नॉल आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद अपचयन के बाद अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंपोर्टेंट है इसकी, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बेटे। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी है हमारी, सबसे पहला हमारा आता है हैलोजनीकरण, ठीक है बेटे। तो हैलोजनीकरण में भी मैं कौन सा कराने जा रहा हूं, हैलोजनीकरण में मैं ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराता हूं। यदि मान लो मुझे यहां पर फिनोल से क्या बनाना है, ऑर्था पैरा उत्पाद बनाना है, तो मैं यहां पर फिनोल का ब्रोमीनीकरण करते समय Br2 के साथ जब क्रिया कराता हूं तो कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में करा सकता हूं। तो मेरा एक बार ऑर्था पे जाता बेटे, ऑर्था ये वाला होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है, ऑर्था मेटा पैरा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो ऑर्था वाली पोजीशन के साथ साथ पैरा वाली पोजीशन दोनों पर क्या जाएगा, Br जाएगा, क्योंकि मेरे पास अब कॉमन यहां से ये कैसे पता चला कि मेरा ये ऑर्था पैरा पे जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, अनुवादी संरचना होती है, O बॉन्ड H, इस पे लोन पेयर होता है, यहाँ बॉन्ड होते हैं ऐसे। जब मेरा पेयर इन दोनों के बीच में क्या करेगा, शेयर करेगा, तो ये वाला मेरा बॉन्ड यहाँ पर कार्बन पर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो मेरी नेक्स्ट संरचना क्या आएगी, O पर यहाँ प्लस चार्ज H और यहाँ पर माइनस चार्ज, ठीक है बेटे। और बॉन्ड मेरे कहां कहां रहेंगे, यहाँ और यहाँ।
जैसे मैं इसे घुमाता रहूंगा फिर मेरा चार्ज क्या आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे। ये मेरा ऑर्था है, ये मेरा पैरा है। तो आप लोग खुद सोचो कि ये जो माइनस चार्ज है ये किसको बताता है भैया, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बताता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व को बताता है। अब मेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां ज्यादा है, या तो ऑर्था पोजीशन पे है या फिर पैरा पोजीशन पर है। तो इसीलिए मेरा ब्रोमीन जो है Br के अंदर भी क्या होता है, मैं ये बता दूं आपको, जब Br के बीच का बॉन्ड टूटता है तो ये Br नेगेटिव और Br पॉजिटिव होते हैं इस तरह से। अब इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब है मेरा हमला कौन करने वाला है, यहाँ पर Br पॉजिटिव, जिसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन रागी। और मेरा इलेक्ट्रॉन रागी जो है वही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया है। और इलेक्ट्रॉन रागी जो है मेरा Br पॉजिटिव वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। ठीक है, तो चलो Br2 से क्रिया कराएं तो कहां जाएगा भैया, एक बार यहां पर जाएगा और एक बार कहां पर जाएगा भैया, पैरा पे। ठीक है, OH और यहां पर आ गया Br। ठीक है, तो इसका नाम बनेगा ऑर्था ब्रोमो फिनोल और इसका नाम बनेगा पैरा ब्रोमो फिनोल। तो आप ऑर्था पूर्ण लिख के O दिखा सकते हैं यहां पर, ऑर्था ब्रोमो फिनोल। ठीक है, ऐसे हम लोग इसका नाम दिखा देंगे पैरा ब्रोमो फिनोल। ठीक है, अब इन दोनों में मुख्य उत्पाद कौन से वाला होता है, ध्यान देना, पैरा वाला मुख्य उत्पाद होता है। ठीक है बेटे, कौन सा मुख्य होता है, पैरा वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आ गया। यदि मान लो मैं फिनोल का ब्रोमीन जल के साथ, किसके साथ भैया, ब्रोमीन जल के साथ ब्रोमीनीकरण कराता हूं, तो फिनोल ब्रोमीन जल के प्रति इतना रिएक्टिव होता है कि ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिएक्ट करेगा और मेरे पास जो बनकर आएगा वो बन के आएगा यहां पर Br, यहां पर Br, यहां पर, तीनों जगह रिएक्ट कर गया, 3 बार HBr यहां पर रिमूव हो जाएगा। एक बात और कॉमन, मैंने यहां पर क्या चीज रिमूव हुई है वो नहीं दिखाई है। अगर आप नहीं भी दिखाएंगे तो गड़बड़ाना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए इसका नाम बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ठीक है, ट्राई ब्रोमोफिनोल। अब ट्राइब्रोमोफिनोल का जो देता है व्हाइट प्रिसिपिएट देता है, सफेद अवक्षेप देता है, ये वाला जो है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं। अगला नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी मेरी आती है सल्फोनीकरण। ठीक है बेटे, तो सल्फोनीकरण जो होता है वो मैं किसके साथ कैसे कर सकता हूं ये समझना। फिनोल जो होता है एक अजीबो गरीबो सल्फोनीकरण देता है, लाइक दिस, 2 अलग अलग ताप पर। यदि मैं इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराता हूं, किसके साथ भैया, H2SO4 के साथ। ठीक है ना, ओके। और यदि मैं कराता हूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो दोनों कंडीशन में एक पर देता है कौन सा उत्पाद भैया, ये पैरा वाला, और एक पर देता है ये, सॉरी, एक पर देता है ये ऑर्था वाला और एक पर देता है ये पैरा वाला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑर्था हाइड्रोक्सी बेंजोसल्फोनिकम और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोसल्फोनिकम। अब ध्यान देना, यह कंफ्यूजन मत मानना, इसको उल्टा कर दो तो नीचे आके पैरा माना जाएगा ना, तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर वरीयता में सल्फोनिकम की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको क्या माना जाएगा, प्रतिस्थापी माना जाएगा। तो इसका नाम बनेगा भैया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोसल्फोनिक अम्ल, निक अम्ल। ठीक है, चलिए ये हमारे यहां से क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है भैया धासु है नाइट्रीकरण, और इंपोर्टेंट भी है। नाइट्रीकरण में होता क्या है भैया, नाइट्रीकरण में यदि मुझे ऑर्था पैरा उत्पाद प्राप्त करना है तो मुझे फिनोल का नाइट्रीकरण किसके साथ कराना होगा, HNO3 के साथ, डाइल्यूट के साथ कराना होगा, आई मीन तनु के साथ। और तनु HNO3 के साथ कराने पर मेरे पास जो उत्पाद मुझे प्राप्त होगा यहां से वो कौन सा होगा, ऑर्था नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि बाहर क्या निकल रहा है उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, ऑर्था नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बन गए हैं, लेकिन इंपोर्टेंट टर्म क्या जाता है, अधिकतर हमारे लिए इंपोर्टेंस यही रखता है कि यदि मैं फिनोल का नाइट्रीकरण कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ करा दूं, किसके साथ करा दूं भैया, कंसंट्रेट HNO3 के साथ और प्रेजेंट ऑफ H2SO4। तो कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराने पर होता क्या है, मेरा फिनोल किसमें चेंज हो जाता है भैया, NO2 NO2। तो यहां पर नाइट्रीकरण कितने बार हो जाता है बेटे, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार। कितने बार हो जाता है भैया, 3 बार ही H2O रिमूव हो जाएगा। लेकिन इसका नाम शॉर्ट में क्या बनेगा, इसको मैं TNP बोलता हूं,
शॉर्ट में ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है और ये एक विस्फोटक पदार्थ है जिसका यूज हम विस्फोटक के रूप में करते हैं। अगर आपसे पूछ ले टीएनपी की फुल फॉर्म क्या है तो ट्राई नाइट्रोफिनोल है। टीएनपी का प्रयोग क्या है, विस्फोटक के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम पिक्रिक अम्ल भी है, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है हमारी कौन सी भैया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट चलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या है, हम फिनोल की अभिक्रिया CH3Cl के साथ कराएंगे, किसकी प्रेजेंट में भैया, FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंट में करा सकते हैं। निर्जल ले लेंगे, यहां पर निर्जल AlCl3 की प्रेजेंट में कराएंगे तो हमें कौन पता है, एक बार ऑर्था पे जाएगा एक बार पैरा पे जाएगा, तो ये OH हो गया, यहां पर गया CH3 और प्लस एक बार कहां जाने वाला है, पैरा पे CH3, तो इसका नाम क्या बनेगा भैया, ऑर्था मेथिल फिनोल हम इसको बोल सकते हैं, या इसको ऑर्था क्रिशोल के नाम से जाना जाता है, इसका इंडस्ट्रियल नेम है ऑर्था क्रिशोल और इसका नाम बनेगा पैरा क्रिशोल, ठीक है, ध्यान देना। चलिए अब यहां से मेरी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाती है फिनोल में। अब वही बात आती है, सर जी रिएक्शन तो बहुत सारी हो गई है, हमें करनी कौन कौन सी है भैया, आपको कोई 5 रिएक्शन करनी है जो आपको अच्छी लगे। मैम ऑक्सीकरण, अपचयन आप दिखा सकते हैं, ठीक है। हेलोजनीकरण में आप लोग कौन सी दिखा सकते हैं, हेलोजनीकरण वाली ये दिखा सकते हैं, ठीक है। सल्फोनीकरण दिखा सकते हैं, नाइट्रीकरण दिखा सकते हैं। सर जी 1 2 3 4 5 तो हो गई, बिल्कुल हो गई, आगे क्यों पढ़ा रहे हो भैया, क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन भैया वो नू ना दे के फिनोल के बनाने की विधि उसके रासायनिक गुणों का वर्णन करो, क्वेश्चन नू भी तो दे सके है, निम्न पर टिप्पणी करो, और वो निम्न पर टिप्पणी किस पे करनी पड़ेगी भैया, इसकी में रिएक्शन तो रही है, कौन सी वाली रह रही है भैया, क्या राइमर टीमन कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है। तो वही रिएक्शन हमें जाननी है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, ठीक है। चलो रीमर टाइमेन अभिक्रिया, ठीक है बेटे, तो रीमर टीमैन भी बोल देते हैं इसको, रीमर टीमैन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो रीमर टीमैन अभिक्रिया है क्या, चलिए लाइक दिस, जब हम लोग फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार बोले तो NaH के साथ कराते हैं, यदि मैं डायरेक्ट बात करूं यहां से तो डायरेक्ट मेरा जो बनता है 3 मोल में यहां से किसके लूंगा भैया, NaH को लूंगा, और 3 मोल लेने पर डायरेक्ट मेरा जो बनेगा वो मेरा अस्थायी बनेगा ONA प्लस माइनस, और यहां पर CH के साथ OH, ठीक है। फिर यदि मैं इसको गर्म करूं तो यहां से सीधा जल बाहर जाएगा और मेरा क्या आ जाएगा, यहां पर CHO समूह आ जाएगा, ठीक है, और माइनस हमारा जल यहां पे रिमूव हुआ। और यदि मैं इसकी क्रिया अम्ल के साथ करा दूं तो अम्ल के साथ कराने पर मेरा सीधा क्या बन जाएगा, यहां से OH और CHO सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अब रिएक्शन को थोड़ा सा मैंने लेंथी दिखाया है, अब बच्चे डर गए होंगे, डरने का नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को वो टिप्पणी के रूप में पूछेगा, आपको हिंदी जरूर लिखनी पड़ेगी, तो हम इसको जल्दीबाजी में ऐसे ही कर सकते हैं, फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH 3 मोल, और अम्लीय माध्यम में सीधा सा हमने सैलिसिल एल्डिहाइड बना डाला, बिल्कुल बना डाला, घबराना थोड़ी ना है, घबराना नहीं है भैया। तो ये बन गया मेरा सैलिसिल एल्डिहाइड। तो आपकी मर्जी है, आप इसे दिखा दो या इसे दिखा दो, इससे भी लेंथी होती है थोड़ी सी, बुक में देखोगे तो और थोड़ी लेंथी है, ठीक है। तो ये अस्थायी होता है, ये भी ध्यान रखना, ये अनस्टेबल होता है, थोड़े समय के लिए बनता है। उसके बाद मैं इसकी हिंदी बता देता हूं आपको कैसे लिखनी है। तो हिंदी लिखनी है आपको, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड का प्राप्त होना राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है जो इसकी विशिष्ट अभिक्रियाओं में आती है, उसको बोलते हैं कोल्बे अभिक्रिया। कौन सी बोलते हैं बेटे, कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है।
ये कोल्बे सीमट अभिक्रिया भी कह देते हैं, ठीक है। एक कोल्बे विद्युत अपघटन होती है, वो कार्बोक्सिलिक में होती है, ध्यान रखना। तो कोल्बे या कोल्बे सीमट अभिक्रिया इसी का नाम है। फिनोल की अभिक्रिया किस किस के साथ कराने वाले भैया? फिनोल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड व क्षार के साथ कराने वाले हैं। लगभग कितने ताप पर हम इसको करा देंगे हम लोग? लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पर 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर करा सकते हैं। अगर ये आप बात भूल जाते हैं तो भी चलेगा, एटीएम ले सकते हैं यहां पर, ठीक है। चलिए, अब फिनोल से सीधा बनने वाला क्या है भैया? सैलिसिलिक अम्ल। मैं डायरेक्ट करा रहा हूं इसको, ध्यान देना। यहां पर OH, यहां पर COOH, ठीक है। तो मैंने इसको डायरेक्ट ही कराया यहां पर। तो कैसे आप लोग हिंदी लिखेंगे? फिनोल की अभिक्रिया किसी साथ भैया? कार्बन डाइऑक्साइड व क्षार के साथ कराने पर सैलिसिलिक अम्ल का प्राप्त होना हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी भैया? कोल्बे अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारी अगली रिएक्शन जो आती है, इसकी एक और इंपोर्टेंट रिएक्शन आती है जिसका नाम है युग्मन अभिक्रिया। कपलिंग इंग्लिश में बोलते हैं भैया, युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। अब बात 3 तो टिप्पणी आ गई, ठीक है, इसी के अंदर आ गई भैया। युग्मन अभिक्रिया में क्या कराएंगे हम लोग? बीडीसी हम लोग जानते हैं। अब बीडीसी हमारा थक गया है तो सो गया है, तो इसलिए हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड प्लस माइनस Cl, ठीक है। अब हमने क्या करना था? बीडीसी पर फिनोल का योग कराना है, तो फिनोल को भी इस तरह से सुला देंगे क्योंकि उसको भी नींद आई है। और फिनोल में हमें पता है हर कॉर्नर पर क्या होता है भैया? एक H छिपा होता है, तो इस वाले कॉर्नर वाला H Cl के रूप में रिमूव हो जाएगा, ठीक है भैया। अब जैसे ही रिमूव होगा हम इसको किसके माध्यम में करा रहे हैं इस रिएक्शन को? बेस माध्यम में, मतलब क्षारीय माध्यम में कराएंगे। तो HCl के रिमूव होने पर हमारे पास जो बनेगा, ये बनेगा डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH। तो ये पैरा पे OH है तो इसका नाम बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन। तो ये एक रंजक है, डाइएजोबेंजीन क्या है भैया? एक रंजक है या डाई है, मैं कह सकता हूं इसको रंजक बोलते हैं। रंजक बोले तो रंग, डाई, जैसे आपके कपड़ों में करने वाली डाई होती है, बालों में करने वाली डाई होती है, वही ये भी एक क्या होता है यहाँ पर? रंजक होता है, ठीक है बेटे, कलरफुल, ठीक है। चलिए, उसके बाद युग्मन अभिक्रिया के बाद अब आप कहोगे जी टिप्पणी की बात तो खत्म हो गई। हाँ भाई, ये रिएक्शन आप रासायनिक गुण तैयार कर रहे हैं तो इनको तैयार कीजिए ना। यदि आपके रासायनिक गुण में फंसता है तो बिल्कुल फंसता है, लेकिन हो सकता है कि वो रासायनिक गुण ना पूछ के आपसे टिप्पणी पूछ ले, तो आपकी ये तैयार मिलेगी। अब आप लगे रहो PCl5 से क्रिया, फलाने से क्रिया, ढिकने से क्रिया, अरे नहीं भाई, ऐसी रिएक्शन तैयार कीजिए जो तुम्हारे लिए बेनिफिट करती हो, ठीक है, तुम्हारे लिए लाभदायक हो। अभी बात यही खत्म नहीं हुई है। सर क्यों नहीं हुई है? यूं नहीं हुई है क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन ऐसे ना पूछे, ना तो फिनोल के बनाने की विधि पूछे, ना रासायनिक गुण पूछे, ना पूछे आपसे वो टिप्पणी, पूछ ले कैसे प्राप्त करेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात है भैया, उसने कह दिया कैसे प्राप्त करेंगे, और मैं कहता हूं नेक्स्ट नंबर का मेरा चौथा रासायनिक गुण भी आ जाएगा, कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखो रासायनिक गुण फिनोल के चल रहे हैं, अभी फिनोल कंप्लीट नहीं हुआ, मगर वो कैसे कह देता है, कैसे प्राप्त करेंगे किससे भैया? कह देगा फिनोल से एस्प्रिन। क्या कह देगा? फिनोल से एस्प्रिन। अब आ गई बात झटके की, सर जी कहां से लाए उठाके? फिनोल से एस्प्रिन बनाना बहुत आसान है यदि आप कोल्बे रिएक्शन आपको आती है। पहले कोल्बे रिएक्शन करते हुए आप यहां तक आएंगे, और यहां तक आने पर आपने क्या किया है? सैलिसिलिक अम्ल बनाया है। और भैया मैंने सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जैसे की, और करते ही मेरा तुरंत क्या बन जाएगा भैया? OCOCH3, और यहां पर COOH रहेगा, और इसका नाम ही बन जाएगा भैया एस्प्रिन। क्या बन जाएगा भैया? एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या होता है? सिरदर्द की दवाई का एक साल्ट होता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? एस्प्रिन के नाम से जानते हैं। लाइक दिस हमारा सैलिसिलिक अम्ल क्या बना सकता है? एस्प्रिन के साथ साथ और भी दर्दनाशक दवाई बना सकता है, जैसे क्या बना सकता है? सैलोल बना सकता है, बिल्कुल। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन ऑयल भी बना सकता है, या ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बना सकता है, ठीक है। तो चलिए भाई, मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है कौन सा भैया? एस्प्रिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और कह सकता है वो कैसे प्राप्त करेंगे भैया
फिनोल से फिनोलफ्थेलिन, ठीक है। अब कंफ्यूजन आ गया। अब ये भी तो फिनोल का रासायनिक गुण है भैया। अब फिनोल का रासायनिक गुण है तो अगली प्रॉपर्टी मैं क्या करता हूं, फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराता हूं। और थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है भैया, सी डबल बॉन्ड ओ। ये थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र है। अब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में फिनोल की अभिक्रिया कैसे लिखूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों फिनोल के क्या कर देनी है, सर नीचे टांग ऊपर कर देनी है। क्यों, वो थक गया है। अब थकने का मतलब क्या है, लाइक दिस, जैसे कि मेरा ये फिनोल है, इसको मैंने क्या किया है, ऐसे घुमा दिया है। अब जब ऐसे घुमाऊंगा तो यहां प्लस करके मैं फिनोल को लिख दूंगा इस तरह से। रिएक्शन ऐसे ही होगी ताकि आपको आसानी हो जाए, मैंने बता दिया है आपको OH, और यहां पर हमें पता है पहले से H छिपा होता है। अब फिनोल थका है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अम्लीय माध्यम में, किसके में, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराएंगे तो जल को बाहर भगाएंगे। अब जैसे ही जल बाहर भगाया तो हमारा क्या आया भैया, यहां पर C ऊपर डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा C के साथ। अब ये दोनों बेंजीन के डिब्बे इस तरह से जुड़ जाएंगे, ठीक है बेटे। अब जुड़ जाएंगे तो हमने क्या काम किया है, इसको भोजन पानी दे दिया है। अब दिया है तो हमारा क्या बन जाएगा भैया, यही बना हमारा क्या, फिनोफ्थलीन। क्या बना भैया, फिनोफ्थलीन। और रिमूव क्या हुआ यहां से, H2O। तो फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर क्या बन गया भैया, हमारा फिनोफ्थलीन बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो कह देता है कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से बेकेलाइट। और बेकेलाइट क्या होता है बेटे, जिससे हम लोग गेट वगैरह बना लेते हैं, वाटरप्रूफ गेट बना लेते हैं, वही बेकेलाइट है, ठीक है। तो आप कॉमन क्या करेंगे, फिनोल की अभिक्रिया, मैं इसकी रिएक्शन नहीं कर रहा हूं, रिएक्शन थोड़ी लेंथी ज्यादा है, मतलब बड़ी है। फिनोल की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ करेंगे तो आप फिनोल का सूत्र तो दिखा सकते हैं, यहां पर ऐसे दिखाएंगे ना, तो चालाकी से काम करेंगे ना, क्योंकि एग्जामिनर को फांसना है तो फांस भी सकते हो आप। फिनोल लिखो, फॉर्मल्डिहाइड लिखो, और यहां पर लिख दो बेकेलाइट। क्या लिख देंगे, बेकेलाइट बन गया भैया। तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या बनाता है, बेकेलाइट बनाता है। और बेकेलाइट का इस्तेमाल हम किसमें करते हैं भैया, वाटरप्रूफ गेट वगैरह सामान बनाने में करते हैं। बिल्कुल हो गया भैया। तो मैंने फिनोल की दुनिया के बारे में इतना कुछ आपको बताया। यदि मैं कहूं, मेरा लास्ट पॉइंट आ जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, टिप्पणियां क्या होता है, जब मैंने सारी बातें आपको बताई उसके बाद वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फिनोल के उपयोग क्या है भैया। तो इसकी जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल क्या, पहली बात तो हमारा फिनोल में रंजक बन गया है। रंजक बनाने में, एस्प्रिन बना, भाई धांसू चीज है एस्प्रिन बनाने में, बिल्कुल सही बात है भैया। बेकेलाइट बनाने में, फिनोफ्थलीन होता क्या है, एक सूचक होता है ना, जो एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो सूचक मतलब फिनोफ्थलीन बनाने में है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हमारे जो इसमें बनकर आए हैं, तो हम सब क्या कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं किसका भैया, फिनोल का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर आप कैसे करेंगे, या आपको अंतर आ जाए फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में क्या अंतर है, तो कैसे उसको आप करेंगे, ठीक है। चलिए अब अंतर के लिए क्वेश्चन में पूछता है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में क्या अंतर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है फॉर्मल्डिहाइड तथा एस्टल्डिहाइड में क्या अंतर है। तो हमने क्या किया है भाई, बीच में लाइन खींच लिया है, ओके। और यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि, और इधर लिखेंगे हम अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है भाई। अब सबसे पहली बात है डेफिनेशन की, क्योंकि डेफिनेशन से ही क्या हो जाता है, हमारा एक अंतर बन जाता है। तो मैं डेफिनेशन भी गैलागल क्लियर करके चलूंगा। यहां पर मान लो लाइक दिस, हमारे पास क्या है, कोई अभिकारक है A, और इसके साथ कौन रिएक्ट करता है, B, A2B2 रिएक्ट करके क्या बना देता है, AB। ठीक है बेटे, 2AB हमने रिएक्शन को बैलेंस किया है। इधर भी मेरा क्या है भैया, A2 प्लस क्या है, B2, और रिएक्शन में आ जाता है बन के हमारा AB। ठीक है बेटे।
तो यहां पर जो रेट होता है हमारा, वेग नियम होता है, हम लोग जानते हैं वेग या रेट प्रोपोर्शनल किसके होता है, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है बेटे, B2 A2 B2 की दोनों की सांद्रता है। अब सांद्रता की घातांक कितना है, एक एक मान लूंगा मैं, ठीक है। तो घातांकों का योग जो होगा, तो मैं कहूंगा वेग नियम में प्रयुक्त, वेग नियम में प्रयुक्त अभिकारकों की, कारकों की सांद्रता के घातांकों का योग के घातांकों का योग अभिक्रिया की क्या कहलाता है भैया, कोटि कहलाता है। ठीक है, ये हमारा यहां से क्लियर हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होगा भैया, आणविकता में अभिक्रिया के अंदर जो स्पीसीज भाग ले रही हैं, ए और बी, दो स्पीसीज भाग ले रही हैं, तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की, या स्पीसीज मतलब बोले तो स्पीसीज में अणु आयन परमाणु सब आ जाते हैं, अणुओं की या परमाणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। ठीक है बेटे, चलिए अब अगला टर्म्स हमारा आता है अभिक्रिया की जो कोटि होती है बेटे, अभिक्रिया की कोटि पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है बेटे, पूर्ण संख्या होती है। नहीं, अभिक्रिया की कोटि जो होगी हमारी बेटे, चलिए अगला टर्म आता है हमारा, अभिक्रिया की जो कोटि है, कोटि क्या होती है बेटे, भिन्नात्मक हो सकती है। क्या हो सकती है बेटे, भिन्नात्मक हो सकती है। ठीक है बेटे, बट याद रखेंगे अभिक्रिया की आणविकता जो है पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है बेटे, पूर्ण संख्या होती है। ओके, दूसरी बात मैं कहता हूं अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि बेटे शून्य हो सकती है। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे अभिक्रिया की जो आणविकता है शून्य नहीं हो सकती। ठीक है बेटे, अगली अगर मैं बात करूं अंतर की, तो ध्यान देंगे कोटि जो होती है बेटे, ये क्या होती है, कोटि एक प्रायोगिक मेथड है, याद रखेंगे इसे प्रयोग द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कोटि को केवल प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, और ये क्या है हमारे पास, आणविकता को सैद्धांतिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका, समझेंगे। सैद्धांतिक का मतलब होता है बेटे, जैसे कि मैंने बताया, किसी अभिक्रिया में लिखने के बावजूद आप क्या कर सकते हो, उसके परमाणु को देखकर बता सकते हो या अणु को बता सकते हो कि यहाँ A2 का 1 है, B2 का 1 है, तो इसका मतलब दो अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है ना, 1 मोल किसके हैं A2 के और 2 मोल किसके हैं B2 के। तो ये हो गया सैद्धांतिक तरीका, तो आप इसकी आणविकता बता सकते हैं। बट कोटि में क्या होता है, कोटि में आप लोग ऐसे देखकर नहीं बता सकते, क्योंकि उसको प्रयोग द्वारा ही आप बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल से बता सकते हैं। तो ये डिफरेंट होता है हमारा अभिक्रियाई कोटि और आणविकता में। क्लियर हुआ? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है फॉर्मल्डिहाइड तथा एस्टल्डिहाइड में अंतर। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट डिफरेंट हमारा होगा फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में। तो मैंने अभी बताया था अंतर कैसे करना है, बीच में लाइन खींचकर चलना है इस तरह से। ठीक है बेटे, तो सबसे पहली बात कॉमन हमें पता होना चाहिए, यहां से हम एस्टल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर के साथ साथ और भी क्वेश्चन समझने वाले हैं। पहली बात तो वो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको फॉर्मल्डिहाइड नाम दे। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO और एस्टल्डिहाइड का सूत्र होता है हमारा CH3CHO। ठीक है भाई, तो फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनल। हो सकता है कि वो आपको मेथेनल के नाम से दे दे, या नेल भी बोल देते हैं कभी कभी, मेथेनेल के नाम से दे दे। और एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है एथेनेल, तो वहां पर एथेनेल के नाम से भी दे सकता है आपको, जरूरी नहीं है कि वो आपको फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड के नाम से दे। अब यहां से टिप्पणी भी मैं आपको बताकर चलूंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डिफरेंट में अब अंतर दो तरह से होते हैं हमारे, या तो आपको कहते हैं कि अंतर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर दे दे, या फिर अंतर दे दे केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो ध्यान देना, अंतर हमेशा जो बनेंगे वो किस किस से बनेंगे भैया, हमारे भौतिक गुण और रासायनिक गुण से बनेंगे। ठीक है, बनाने की विधि से कोई डिफरेंट नहीं बनता है, ध्यान देना। तो पहला ही अंतर मैं लेके चलता हूं यहां से, कि जो मेरा मेथेनल है ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो मैं कह सकता हूं फॉर्मल्डिहाइड एक रंगहीन गैस है। क्या है भैया, रंगहीन गैस है। इसका मतलब क्या हुआ, एस्टल्डिहाइड जो है मेरा एक रंगहीन क्या होता है बेटे, द्रव होता है। क्या है, रंगहीन द्रव है। अब देखो दोनों में कॉमन अंतर बन गया, फिजिकल प्रॉपर्टी पे है, क्योंकि ये क्या है, हमारी रंगहीन गैस है और जबकि ये रंगहीन द्रव है। यदि मैं कॉमन बात करूं यहां पर गैस और किसकी बेटे, द्रव की। ठीक है, गैस और द्रव से एक और अंतर बन जाता है बॉइलिंग पॉइंट का, मतलब गैसों के क्वथनांक थोड़े निम्न होते हैं और द्रवों के क्वथनांक थोड़े उच्च होते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां से दूसरा टर्म्स, क्या इसका जो क्वथनांक है, इसका क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, तो मैं शॉर्ट में BP लिख देता हूं। इसका BP मतलब ब्लड प्रेशर मत मान लेना भैया। तो क्वथनांक है कितना, लगभग का कितना होता है, माइनस का 21 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूं मैं, होता है। ठीक है बेटे, और इसका जो BP होगा प्लस का, ठीक है बेटे, 20 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग में चलेगा, ध्यान देना। ओके, तो अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर मैंने लिया है 20 प्लस,
और यहां पर -21 है, तो दोनों में डिफरेंट बन गया, एक का माइनस में जा रहा है, एक का प्लस में जा रहा है, समथिंग मतलब लगभग होता है। उसके बाद अगर मैं तीसरे अंतर की बात करूं भैया, तो अंतर काफी बन जाएंगे लगभग। आपको अगर क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है तो 4 अंतर तो बनते ही है, और 3 नंबर में पूछता है तो 5 अंतर कम से कम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ रहा है तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को आप कर देंगे जैसे कि मैं बता रहा हूं। यदि क्वेश्चन को ज्यादा नंबर में पूछ रहा है ना, तो फिर आपको क्या करना है, इसमें रिएक्शन करके दिखानी है। कैसे? जैसे कि हमें पता है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है हमारा केनिजारो रिएक्शन देता है, बिल्कुल देता है ना। तो मैं कहूंगा यहां से कि फॉर्मेल्डिहाइड, चलो बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, चलिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड बोले तो HCHO क्या भैया, केनिजारो, केनिजारो अभिक्रिया देता है, ठीक है बेटे। अगर ये केनिजारो अभिक्रिया देता है, लेकिन यहां पर हम लिख सकते हैं CH3CHO एस्टेल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता, केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। अब यहां पर ये डिफरेंट बना। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कम नंबर में तो इस तरह से लिखेंगे, और यदि ज्यादा नंबर में पूछ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, केनिजारो रिएक्शन यहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल्स लेंगे और कंसंट्रेट NaH के साथ रिएक्ट करा देंगे, HCHO और प्लस कंसंट्रेट क्या लेंगे, NaOH, और इस तरह से रिएक्शन कराकर हमारा क्या पोर्शन बनेगा, ये अपचयित होगा किसमें भैया, मैथिल अल्कोहल में CH3OH में, और साथ में क्या देगा भैया, प्लस HCOONA, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगला अंतर हमारा जाता है फोर्थ, HCHO एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता। अब देखो बेटे, एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता, ठीक है बेटे। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग CH3CHO एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या करता है भैया, देता है, ठीक है, कॉमन। अब अगर रिएक्शन की बात करूं तो मैंने बता रखा है आपको कि रिएक्शन मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि एल्डोल संघनन कैसे करते हैं, तो आप यहां पर एल्डोल संघनन की अभिक्रिया दे सकते हैं, ठीक है बेटे। तो कॉमन बात अब एक और आ जाती है बेटे, यहां से इंपोर्टेंट टर्म्स ये बन जाता है कि यदि डिफरेंट ना पूछेगा तो केनिजारो अभिक्रिया पर टिप्पणी पूछ सकता है, ध्यान देना। तो आप वहां पर हिंदी कैसे लिखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के दोनों को सांद्र NaOH के साथ अभिकृत कराने पर क्या भैया, मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का प्राप्त होना केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और ये भी इंपोर्टेंट टर्म बन जाता है मेरा, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन पर यदि डिफरेंट में नहीं पूछेगा तो टिप्पणी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है भैया, टिप्पणी पूछ लेता है। तो ये टिप्पणी जरूर कवर करेंगे, जैसे कि मैंने भी पीछे बता रखी है टिप्पणी, इस तरह का 5 नंबर का क्वेश्चन श्योर आएगा, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट भैया फिफ्थ टर्म की, तो मेरा फॉर्मेल्डिहाइड जो है HCHO क्या देता नहीं है भैया, हैलोफोम अभिक्रिया, हैलोफोम अभिक्रिया नहीं देता, ठीक है बेटे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बता के चलूंगा, लेकिन यहां पर मैं कह सकता हूं मेरा CH3CHO हैलोफोम अभिक्रिया देता है। क्या देता है भैया, हैलोफोम अभिक्रिया देता है, ठीक है। अब कॉमन यहां से बात आ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हैलोफोम अभिक्रिया के लिए एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत ज्यादा पूछता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन में दिखा देके चलता हूं यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप भी, निम्न में से कौन सा हैलोफोम अभिक्रिया देता है, या हैलोफॉर्म
परीक्षण देता है, ऐसे भी कह देता है वो, परीक्षण देता है, ऐसे क्वेश्चन देगा। और आपके ऑप्शन में देगा ए फॉर्मल्डिहाइड, बी CH3 COCH3 और सी में दे देगा एसिटिक अम्ल और डी में ऑप्शन दे देगा HCHO। चलो वो तो दे दिया है हमने पहले। उपरोक्त सभी, ठीक है बेटा। तो कॉमन अभी आपको पता चल गया कि फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता, तो ये तो क्रॉस हो गया। दूसरी बात आपको पता है क्या ये एसिटिक अम्ल देगा, अब आप नहीं जानते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान देना कि आपके हैलोफॉर्म रिएक्शन देने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। एक तो CH3CHO होता है, एक CH3CH2OH होता है, ठीक है बेटे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, या करके C2H5OH भी लिख सकता हूं, ठीक है बेटे। और एक याद रखना जिसमें 2 ओल आ रहा होगा और 2 ऑन आ रहा होगा, ठीक है बेटे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 ओल या 2 ऑन आ रहा होगा वही हैलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे, ठीक है। 2 ओल और 2 ऑन का हमें पता चलेगा IUPAC नाम से। जैसे कि मैंने यहां पर नंबर डाला 1 2 3 और 1 2 3 डाल के मेरा क्या आएगा, 3 है प्रोपेन 2 ऑन, क्योंकि 2 पे CO आ रहा है ना, CO के लिए ऑन लगाते हैं, प्रोपेन 2 ऑन या प्रोपेनॉन 2 भी लिख सकते हैं इसका नाम। तो कॉमन यहां से क्लियर हो गया हमारा कि इसमें 2 ऑन आ रहा है, और यदि 2 ऑन आ रहा है तो ये पक्का एल्डोल सॉरी ये पक्का हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। श्योर हो गया, क्लियर है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये तैयार भी हो जाता है। दूसरी बात मैं और बता देता हूं आपको कि जो हमारे पास कैनिजारो अभिक्रिया होती है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया देता है। और कैनिजारो अभिक्रिया जो देते हैं हमारे, याद रखना, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होंगे भैया, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते। क्या नहीं होते भैया, उपस्थित नहीं होते, वही क्या करते हैं हमारे कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। लाइक दिस, जैसे HCHO हो गया या C6H5CHO हो गया, और भी एग्जाम्पल इसके आ जाते हैं। और यदि मैं किसकी बात करता हूं, एल्डोल कंडेंसेशन की बात करूं, तो एल्डोल संघनन वही अभिक्रिया देंगे, ये इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं वही एल्डोल संघनन देते हैं, ठीक है। अल्फा का मतलब यही होता है बेटे, लाइक दिस, जैसे कि हमारे पास क्या है CH3CHO है, तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला ही कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, और कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन ही क्या होते हैं, हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया।